हेलो एंड वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वैसे इसमें। ठीक है, तो देखो इसमें बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इसमें क्या होगा कि ऑप्शंस वाले रहेंगे और सॉरी, जो ऑप्शनल रहेगा वो लास्ट वाला पार्ट रहेगा। तो एक एक करके हम पहले क्वेश्चंस करेंगे और इसमें बेसिकली सिर्फ हम एक ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। पहले इसके लिए हमारे पास कुछ पैसेज दे रखा होगा। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है कि इस पैसेज को पढ़ो और उसके हिसाब से आंसर करो। कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग अ गिवन एरिया इन यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटे, किसी एरिया से 1 सेकेंड में यूनिट टाइम में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इसे कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से, और वो क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। कितना होता है बेटे, ई ए कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, तो ई ए कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ द प्लेन इज नॉर्मल। अगर प्लेन क्या है, अगर प्लेन नॉर्मल है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, मतलब प्लेन ऐसा है, इस तरीके से ऐसे नॉर्मल है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो उस टाइम पे फ्लक्स कितना है, फ्लक्स है उस टाइम पे ई ए। तो इस टाइम पे फ्लक्स कितना है बेटे, इस टाइम पे फ्लक्स है ई ए। ठीक है, व्हेन द सेम प्लेन इज टिल्टेड एट सम एंगल, जैसे इसमें दिख रहा होगा कि जब उसी प्लेन को हमने किसी एंगल पे टिल्ट कर दिया, बेंड कर दिया, मोड़ दिया, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। तो ई ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इसका एरिया वेक्टर ए है, इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है। ई इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड है, ए क्या है, एरिया, और फाई क्या है, इनके बीच का, थीटा क्या, सॉरी, इनके बीच का एंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब जो ये पैसेज गिवन है इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। कह रहा है इफ अ यूनिट चार्ज पॉजिटिव चार्जेस कैप्ट इन एयर। ठीक है, कह रहा है कि एक यूनिट चार्ज को अगर हम एयर में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, एक यूनिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज को हम एयर में रखते हैं, देन द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ यूनिट चार्ज। देखो कह रहा है कि इससे जो टोटल फ्लक्स आएगा, इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी ये, ठीक है, हमने एक सरफेस बना दिया, तो कह रहा है कि जो इससे जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है वो क्या होगा, कितना होगा। तो देखो आपने पढ़ क्या रखा है, आपने गॉस थ्योरम पढ़ा था कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम में पढ़ाया गया बेटे, आपको किस में पढ़ाया गया है, गॉस थ्योरम में। ठीक है, तो गॉस थ्योरम में फ्लक्स यही तो पढ़ा था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। क्या होगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, देखो ऐसे लिखा हुआ ना, ठीक है, इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू। ठीक है, साथ में क्यू भी लिखा होगा वैसे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन अ प्लेन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 वोल्ट पर मीटर क्रॉसेस विद एन एंगल 30 डिग्री। देखो क्या कह रहा है कि आपके पास क्या कह रहा है कि फ्लक्स पूछा गया है और आपके इस तरीके से एक सरफेस दे रखा है, ये ऐसा एक सरफेस दे दिया और बोल रहे हैं कि इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। कितना बेटे, 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही यूनिट होती है। क्रॉसेस विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब कह रहे हैं कि इनके बीच में जो एंगल है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है, उल्टा बना दिया मैंने, गलत बना दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कितने का है, इनके बीच में एंगल है 30 डिग्री का। ठीक है, तो फ्लक्स का अभी फॉर्मूला पढ़ा आपने कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटे, ई ए कॉस थीटा। ई कितना गिवन है, ई 2 गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया कितना गिवन है, 1 कॉस थीटा। कॉस थीटा, इनके बीच में एंगल कितना गिवन है, 30 डिग्री, और 30 कॉस 30 कितना होता है, √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फ्लक्स की वैल्यू क्या मिलेगी बेटे, √3। क्या मिलेगी, फ्लक्स की वैल्यू √3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे, ठीक है, √3 वोल्ट मीटर, क्या होगी, √3 वोल्ट मीटर, ये फ्लक्स की यूनिट होती है वोल्ट मीटर। ठीक है, अगला है व्हेन इज द फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज टेकन एज पॉजिटिव। कह रहे हैं कि फ्लक्स को हम पॉजिटिव कब लेंगे, क्या है वो कह रहे हैं,
व्हेन इज द फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज टेकन एज पॉजिटिव, फ्लक्स के थ्रू जो किसी सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स निकल रहा है उसको पॉजिटिव कब लेंगे? व्हेन द फ्लक्स लाइंस आर डायरेक्टेड इनवर्ड, नहीं, क्यों इनवर्ड क्यों नहीं? क्योंकि देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर की तरफ आती हैं। क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर की तरफ आती हैं। ठीक है, और मान लेते हैं ये एक सरफेस है, तो देखो क्या होगा, पॉजिटिव कब लेंगे हम? पॉजिटिव तब लेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से बाहर की तरफ आ रही होंगी। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ आ रही हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस कहाँ आ रही है? इनवर्ड की तरफ आ रही है। नहीं, अगला है व्हेन द फ्लक्स लाइंस आर डायरेक्टेड आउटवर्ड, हाँ जी, जब फ्लक्स लाइंस बाहर की तरफ होंगी जैसे इसमें था। नेक्स्ट है नो फ्लक्स लाइंस थ्रू द सरफेस, नहीं, फ्लक्स लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, नहीं, पैरेलल होंगे तो भैया यहाँ पे तो नहीं है पैरेलल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इन अ गिवन मीडियम डिपेंड्स ऑन, कह रहा है कि किसी सरफेस से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स होगा, क्या होगा बेटे? किसी सरफेस से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स होगा इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन, किस चीज पे डिपेंड करता है? तो चल चेक करते हैं। साइज ऑफ द सरफेस, चार्ज एनक्लोज्ड, शेप ऑफ द सरफेस एंड द एरिया ऑफ द सरफेस। देखो आपने फ्लक्स पढ़ा था कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपने गॉस थ्योरम में ये तो पढ़ा था कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द फ्लक्स। और यहाँ पे Q क्या होता है? Q होता है चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। अब मान लेते हैं हमारे पास Q चार्ज है, ये एक स्फीयर के अंदर है, और एक चार्ज है Q, ये किसके अंदर है? ये एक क्यूब के अंदर इस तरीके से एनक्लोज हो रखा। तो दोनों केसेस में जो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। क्योंकि इस फॉर्मूले में देखो कहीं पे भी शेप का, लेंथ का, डिस्टेंस का कोई भी टर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ Q। तो किस चीज पे डिपेंड करेगा? चार्ज एनक्लोज्ड। किस चीज पे डिपेंड करेगा बेटे? कि कितना चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है, उस चीज पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, कि नेट फ्लक्स इस चीज पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज, कितना चार्ज एनक्लोज है। अगला पार्ट क्या कह रहा है? अच्छा देखो, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, वैसे ये लास्ट क्वेश्चन है इसका ही, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि लास्ट क्वेश्चन में चॉइस गिवन होती है, तो ये वाला करो या फिर ये वाला करो, तो मैं दोनों ही करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो आप अगर बाई चांस इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके, तो लास्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा? एक इंटरनल चॉइस गिवन होगा, लास्ट वाला जो पार्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ प्लेन सरफेस इज रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, when is the flux when is the flux of the electric field through the surface is maximum। कह रहे हैं कि एक प्लेन को रोटेट किया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान से सुनिए, एक प्लेन को रोटेट किया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और कह रहा है कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है? तो ध्यान रखना, फ्लक्स मैक्सिमम कब? आपने फ्लक्स पढ़ा, फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होता है? इनके बीच में एंगल, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल। ये वाली वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब जीरो होता है एंगल। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ध्यान रखना यहाँ पे एरिया वेक्टर, एरिया नहीं है, एरिया वेक्टर है, क्यों? ठीक है, एरिया वेक्टर क्या होता है कि ये सरफेस है, इससे निकलने वाला जो ये वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, और एरिया तो ये हो गया और एरिया वेक्टर ये हो गया, तो इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तभी फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शंस क्या कह रहे हैं? व्हेन द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, जब सरफेस परपेंडिकुलर होगा फील्ड, मतलब फील्ड इस तरीके से है और सरफेस को उसके परपेंडिकुलर रखा है। अगर हमने सरफेस को परपेंडिकुलर रखा तो इससे इसका एरिया वेक्टर ऐसे ही होगा, और इनके बीच में कितने का एंगल होगा बेटे? जीरो का एंगल होगा, तो इस टाइम पे मैक्सिमम होगा। आगे क्या कह रहा है? व्हेन द फ्लक्स इज पैरेलल टू द फील्ड, फ्लक्स पैरेलल हो जाए फील्ड के। तो अगर इसका भी बना लेते हैं, वैसे हमारा आंसर तो हो गया ऑप्शन ए, लेकिन एक बार बना लेते हैं कि अगर हमने एरिया इस तरीके से बना रखा है और ये इसका एरिया, और इसके पैरेलल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एरिया ऐसा हो गया, तो एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 कितना होता है? cos 90 जीरो होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। When the surface is at the 30 degree is at angle of 30 degree with the field, कह रहा है कि एंगल कितना हो जाए? 30 डिग्री, नहीं तो ये 30 डिग्री मैक्सिमम तो हमें 0 डिग्री पे मिलता है cos की वैल्यू। ठीक है, when the surface is at an angle of 45 डिग्री, नहीं, ठीक है, तो मैक्सिमम फ्लक्स कब मिलेगा? मैक्सिमम फ्लक्स तब मिलेगा जब एंगल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जीरो का होगा, तब मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में एक ही करेंगे हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड, और इसके बाद वाले वीडियो में भी हम एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड, मतलब हर इसमें सभी वीडियोस में हम एक एक की कॉम्पिटेंसी बेस्ड को कवर करेंगे।
ठीक है, तो आपका क्या काम है, आपका काम है कि पहले जब कभी भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, पहले जो ये पूरा डेटा गिवन होता है, ये देखो ये पूरा जो डेटा गिवन होगा, पहले आप इसको पढ़ो, इसको समझो, इसके बेसिस पे ही आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इससे, इस डेटा से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों, नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।